नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर जौनपुर से, जहां पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर केस दर्ज हुआ है। पदयात्रा में नियमों के उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज हुआ। नगर कोतवाली पुलिस ने ये केस दर्ज किया है। धनंजय सिंह समेत कई कार्यकर्ताओं पर भी एफआईआर हुई है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत उनके कार्यकर्ताओं पर तेज आवाज में और भारी संख्या में पदयात्रा निकालने पर यह केस दर्ज हुआ। जदयू से राष्ट्रीय महासचिव हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं बाहुबली धनंजय सिंह। पदयात्रा के दौरान तेज आवाज में वहां शोर होने की वजह से ये केस दर्ज हुआ है। बड़ी संख्या में, यानी कि निर्धारित मानकों के मुताबिक कार्यकर्ताओं की संख्या भी ज्यादा थी इस पदयात्रा में, जिसकी वजह से केस दर्ज हुआ है। लखनऊ से खबर, जहां सचिवालय से बर्खास्त सहायक समीक्षा अधिकारी को आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया। 23,40,000 रुपए की धोखाधड़ी के मामले में यह गिरफ्तारी हुई। ठेका दिलाने के नाम पर नॉर्दर्न इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर से यह ठगी हुई थी। सहायक समीक्षा अधिकारी राकेश श्रीवास्तव अक्टूबर 2012 से जून 2013 के बीच सचिवालय में तैनात थे और इस दौरान इस ठगी को उन्होंने अंजाम दिया था। मुजफ्फरनगर में करवा चौथ का व्रत रखने वाली हिंदू महिलाओं की मेहंदी पर हिंदू संगठनों ने पहरा लगा दिया, जिसके चलते विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने बाजारों में घूम घूम कर मेहंदी लगाने वाले लोगों के आधार कार्ड तक चेक किए। इस दौरान जो भी मुस्लिम युवक हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगाता दिखा, उसे वहां से हटाया गया। ऐसा होता था पहले, हर स्टॉल पर ज्यादातर मोमदन लड़के मेहंदी लगाते थे, तो हमने मुहिम चलाई थी कि हिंदू बहन बेटियों को महिला ही मेहंदी लगाए, कोई मुस्लिम या विशेष समुदाय का व्यक्ति या अदर कोई भी जेंट्स मेहंदी ना लगाए। हमारी मुहिम रंग भी ला रही है और हमने नगर में जब भ्रमण किया है तो अभी तक हमें कोई भी ऐसा जिहादी मानसिकता का व्यक्ति मेहंदी लगाता नहीं मिला है। एक अच्छी बात यह है कि मुस्लिम समुदाय की कुछ बहन बेटियां मेहंदी लगा रही है, हमने उनका धन्यवाद भी किया है। और हम विशेष मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों से भी निवेदन करेंगे, ईसाई समुदाय के व्यक्ति से भी निवेदन करेंगे कि अपनी बहन बेटियों को अगर मार्केट में भेजें, उनसे लगवाएं मेहंदी। खबर गोंडा से, जहां प्रथमा ग्रामीण बैंक से बकाया ऋण की वसूली करने गई टीम के साथ गांव वालों ने मारपीट की है, गाड़ी पर पथराव किया। लोन रिकवरी टीम ने महिला को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश की तो नाराज गांव वालों ने हंगामा शुरू किया, गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। इस हमले में कुछ बैंक कर्मचारियों को चोट पहुंची है। इस मामले में बैंक की ओर से केस दर्ज हुआ है। मामला कर्नलगंज इलाके के सोनहरा गांव का है। वहाँ पर हम लोगों को इन्होंने, जैसे ही हमने वसूली के लिए कहा, इन्होंने मारतोड़ शुरू कर दी। फिर हम लोगों को बंधक बना लिया। जो बैंक की गाड़ी थी वो पूरी तरीके से सब शीशे उसके तोड़ दिए। अच्छा, ये किसने किया है ये आपके साथ? ये वहाँ के गांव वालों ने, जिनकी हमने वसूली 12 वर्ष। किस गांव का मैटर है ये है गाँव का, जियापुरा सुनार गाँव। तो ये बालपुर के साइड की तरफ? हाँ, बालपुर की ब्रांच पे लगता है ये हमारा। तो ऐसी कौन सी घटना हुई कि आपके साथ में हाथापाई पर उतारू हो गए? ये बस हमने तकादा करा, ये पता नहीं किस बात से, मतलब एकदम आग बबूला हो गए। मेरठ में ईदगाह में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है और इसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की, जिसे देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। गुस्साए लोगों को समझाकर पुलिस ने शांत किया। पुलिस ने इस मामले में अराजक तत्वों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जांच की शुरुआत कर दी है। मामला मवाना इलाके के भैंसा गांव का है, जहां अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई टीमें बनाई है और दबिश शुरू कर दी गई है। आज सुबह 11 बजे ग्राम भैंसा की जो ईदगाह है, उस पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक ईदगाह जो है गांव की, उस पर किसी शरारती तत्व द्वारा कुछ तोड़फोड़ की गई है। सूचना पर मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लोग आए। मौके पर आकर देखा गया तो एक छोटी छोटी जो गुंबद बसी बनी हुई है, उनको किसी शरारती लड़के ने या दो तीन लड़कों ने रात में जो है तोड़ा है। और इस संबंध में जो है पुलिस अपनी जाँच कर रही है और इसमें तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। ये किसी शरारती तत्वों के द्वारा की गई करतूत है और इसको, ये चूँकि एकांत एरिया में पड़ता है, तो किसी शरारती तत्वों के द्वारा जो है कुछ इसमें तोड़फोड़ किए जाने का प्रयास किया गया है और
इसमें FIR दर्ज करके जो है आगे इसकी तहकीकात की जा रही है कि जो भी काम इसको किया है उसको इसमें हम दंडित किया जाएगा। और इसके अलावा जो आप देख रहे हैं NH का काम चल रहा है, तो 4 दीवारी टूटी हुई है, तो इसकी हम लोग निशानदेही करा के 4 दीवारी तत्काल बनाए जाने का निर्देश दिया गया है, ताकि फिर से कोई अनधिकृत प्रवेश जो है इस ईदगाह में न होने पाए। इधर औरैया के लातेपुर गांव में अवैध संबंधों के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। साथ ही शव की पहचान मिटाने के लिए उसे जला दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक का एक मुस्लिम महिला से अवैध प्रेम प्रसंग था, जिसकी वजह से ही उसकी हत्या हुई। युवक का शव खेत से बरामद हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सागर कुमार यादव सन ऑफ स्वर्गीय सोने शंकर हुई है, जो किशनपुर क्योंटरा की मड़ैया का रहने वाला व्यक्ति है। ये जो प्रथम दृष्टया जानकारी हुई है कि यहाँ गांव की ही तालेपुर गांव की एक महिला के साथ इनका अवैध संबंध था, और कुछ महीने पहले ये दोनों एक साथ कहीं चले गए थे, वापस आए, तभी से इनके पति और इस परिवार में रंजिश है। तो ऐसा जानकारी होती है कि 28 तारीख को ये शराब पीकर अपनी बहन के यहाँ आए, वहाँ से अपना फ़ोन या तो छोड़ के चले गए या गिर गया। उसके बाद ये गांव के ही उसी महिला के घर आए हैं, वहाँ पे इनके पति के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई है। शाहजहांपुर में यूनाइटेड स्पिरिट शराब फैक्ट्री में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने इमारत से नीचे कूदकर खुदकुशी की चेतावनी दी है। कर्मचारियों का कहना है कि शराब फैक्ट्री की 6वीं मंजिल से उन्होंने धरना शुरू किया। मांग नहीं माने जाने पर एक एक कर ऊपर से नीचे कूदने की उन्होंने चेतावनी दी। दरअसल प्रबंधन ने शराब का प्रोडक्शन तकरीबन 9 महीने पहले बंद कर दिया था। आज जैसे ही 250 से ज्यादा कर्मचारियों की सेवा बर्खास्त की गई, तो कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। मुजफ्फरनगर में एक सब इंस्पेक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसका शव एक कमरे में मिला है। ASI बुढ़ाना कोतवाली में ये तैनात थे। SI की संदिग्ध मौत की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले की जांच शुरू की गई। उधर शाहजहांपुर पुलिस ने 20 लाख के स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 100 ग्राम स्मैक बरामद की गई। जलालाबाद इलाके से पुलिस ने बिलाल हुसैन और फरमान को गिरफ्तार किया। दोनों शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, जिन्हें फर्रुखाबाद में स्मैक की सप्लाई करनी है। पुलिस को एक सफलता मिली है। बिलाल हुसैन सनाफ मुकीम, फरमान हासिम निवासी कटरा के कब्जे से 100 ग्राम मार्फिन बरामद हुआ है। विधिक कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। कानपुर के बेकनगंज में कांग्रेस नेता की दबंगई का मामला सामने आया। आरोप कांग्रेस नेता जावेद उस्मानी और उसके भाई पर लगा है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बताया जा रहा है कि इफ्तिखाराबाद मामूली बात हुई थी वहां पर, जिसके बाद विवाद की शुरुआत हुई। कांग्रेस नेता जावेद उस्मानी और उनके भाई भतीजे एक कर बाहर आए और दूसरे पक्ष के लोगों से मारपीट शुरू की। काफी देर तक यहां पर मारपीट होती रही इस शख्स के साथ। यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने 25,000 रुपए के इनामी शुभम पटेल उर्फ आशीष को गिरफ्तार किया। शुभम जालौन का इनामी अपराधी है। हाईवे के किनारे खड़े ट्रकों से डीजल चोरी के मामले में पुलिस को लंबे वक्त से उसकी तलाश थी। यूपी एसटीएफ ने कानपुर से आशीष को गिरफ्तार किया। क्या नाम है तुम्हारा? कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में किसान आत्महत्या के मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। किसान बाबू सिंह की आत्महत्या के मामले में मुख्य आरोपी प्रिय रंजन आशु दिवाकर के घर पुलिस ने नोटिस लगाया है। लगातार फरार होने के बाद कोर्ट ने आदेश जारी किया था, अगर सरेंडर नहीं करते तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। बीते 2 महीने पहले किसान बाबू सिंह ने आशु दिवाकर का नाम लिखकर आत्महत्या की थी, जिसे लेकर परिजनों ने आरोप लगाया, जिसके बाद ही बीजेपी नेता समेत 3 अन्य आरोपी बनाए गए।
तथा उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। बैटरी बेल हमारी पड़ी हुई है, हम डालने जा रहे हैं, आजकल में पड़ जाएगी हमारी, ये जान लीजिए। हाईकोर्ट ने तो खारिज कर नहीं, हाईकोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल खारिज नहीं की है। हाईकोर्ट ने जो एफआईआर क्वेश्चन के लिए गए थे वो खारिज किया था, ना कि एंटीसिपेटरी बेल। हमारी जब पहले कानपुर में खारिज हो गई है एंटीसिपेटरी बेल, उसके बाद हम इलाहाबाद जा रहे हैं। हमारी इलाहाबाद में आज से 1-2 दिन के अंदर एंटीसिपेटरी बेल पड़ जाएगी और हम वहाँ पर एंटीसिपेटरी की मांग करेंगे, क्योंकि मेन कारण क्या है कि जो फॉरेंसिक जो सुसाइड नोट्स है उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट पुलिस ने कराई है, लेकिन ओपन नहीं कर रही है। सिद्धार्थनगर में बड़ा हादसा हुआ। गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई है। आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 2 की मौत की खबर है, कई झुलस गए हैं। सीएम ने हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। कपिलवस्तु थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। अम्बेडकर नगर में शॉर्ट सर्किट के चलते छप्पर नुमा घर में आग लग गई। घर में रखा सिलेंडर फट गया था, जिसके आग ने 2 और घरों को अपनी चपेट में ले लिया। लाखों के नुकसान की खबर है। गांव वालों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। राजस्व की टीम ने नुकसान का आकलन किया है। पूरा मामला इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के करमपुर बरसाम के निशान बस्ती का है। उधर पीलीभीत में पानी की टंकी की खुदाई में भगवान विष्णु की मूर्ति निकली है। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में फिरोजपुर धर्मशाला के पास पानी टंकी का निर्माण चल रहा था। इसी को लेकर यहां खुदाई हो रही थी, तभी मिट्टी में दबी हुई भगवान विष्णु की मूर्ति लोगों को मिली है। जानकारी लगते ही गांव वालों की भीड़ यहां इकट्ठा हो गई। मूर्ति की साफ सफाई कर लोगों ने उसी जगह पर मूर्ति रखकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। जानकारी मिलने के बाद आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने पानी की टंकी की खुदाई का काम रुकवा दिया है। जिस जगह पर भगवान विष्णु की मूर्ति निकली वहां मंदिर बनवाने की मांग कर रहे हैं। ये यहाँ पे जीसीबी चल रही थी टंकी के हेतु, जैसे टंकी वाला वो बनता पाइप हेड प्लान पे, इसमें जो है कि खुदान होने देखो कि अपने आप से एक पहाड़ी किनारे साइड फटी, तो उसमें एक मूर्ति निकली विष्णु भगवान की, और वो काफ़ी पता नहीं हजारों वर्ष पुरानी मूर्ति है और सोने की मूर्ति है। सीएम योगी ने गन्ना किसानों को दिवाली से पहले एक बड़ा गिफ्ट दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गन्ना मूल्य भुगतान प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सीएम योगी ने गन्ना मूल्य का भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के खिलाफ वसूली के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र जारी करते हुए गन्ना मूल्य भुगतान को सुनिश्चित किया जाए। सीएम योगी के कड़े रुख के बाद 24 घंटे के भीतर ही 1371 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के खातों में ट्रांसफर पहुंच गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं, क्या कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल, गन्ना किसानों का भुगतान पूरा भुगतान किया जाएगा। इतना भुगतान कभी हुआ ही नहीं। 2,20,00,000 करोड़ हमने किसानों के खाते में डाल दिया अब तक। चीनी मिलों को निर्देश दिए हैं कुछ आपने? पूरी तरह से गन्ना भुगतान तो बिल्कुल। सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी भी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्गाकुंड में स्थित हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विश्वविद्यालय में अन्न क्षेत्र का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने इस दौरान कई बड़ी बातें भी कही और कहा कि भारत की परंपरा में सनातन अहम है। समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति अगर अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना प्रारंभ कर देंगे तो फिर समाज में कहीं भी अभाव, दुख और दरिद्रता के लिए कोई जगह नहीं होगी। सर्वत्र खुशी का माहौल होगा, रामराज्य की स्थिति होगी। और गीता प्रेस की जो मासिक पत्रिका निकलती है और लगभग 100 वर्ष पहले गोरखपुर से कल्याण मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ तो संपादक के रूप में किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो सनातन धर्म के मर्म को समझता हो उसका चयन होना था। तो सरदेव भाई जी
हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को इसके लिए चयन हुआ। आजीवन उन्होंने इस व्रत को निभाया। कल्याण में जो आलेख उनके समय में छपे थे वही आलेख आज भी चल रहे हैं और उन्होंने घर घर तक यानी साधन न होने के बावजूद कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा भारत के अंदर, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम और दुनिया के अंदर कहीं भी, जहां पर सनातन धर्म के मूल्यों को उन घरों तक कल्याण के माध्यम से पहुंचाने का कार्य न किया हो। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जेल में बंद एसपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे और एसपी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को बड़ा झटका दिया है। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के जौहर ट्रस्ट से जमीन वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट में जौहर ट्रस्ट से जुड़ा प्रस्ताव रखा गया था, इस पर कैबिनेट ने विचार के बाद मंजूरी दे दी। दरअसल रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इस क्रम में उन्होंने जौहर ट्रस्ट को गलत तरीके से जमीन देने का मसला उठाया था। 1990 से पहले का मामला है। रामपुर में एक स्कूल हुआ करता था, राजकीय मुर्तजा स्कूल। लगभग 4000 के आसपास उस स्कूल में, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे और बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक, इन दोनों का ऑफिस हुआ करता था। आजम ने अपने सरकार का पूरी तरीके से दुरुपयोग करते हुए पहले उस बिल्डिंग को जौहर ट्रस्ट के नाम करवाया। उसके बाद समाजवादी पार्टी सरकार बनने के बाद उस लीज को ट्रांसफर कराते हुए वो रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम उसमें कन्वर्ट करवाया और इस तरीके से उस पूरी आज लगभग 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसको आजम ने व्यक्तिगत तौर पर इस्तेमाल किया। ये हमने शिकायत की थी और शिकायत में वो चीज़ सही पाई गई। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान भले ही जेल में बंद हैं, जेल में बंद होने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट ने आजम खान के जौहर ट्रस्ट से 41,181 वर्ग फीट जमीन को वापस ले लिया है। इस जमीन पर कभी जिला रामपुर का जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा विभाग और रामपुर का राजकीय मुर्तजा विद्यालय यहाँ संचालित हुआ करता था। जब तीनों इस जमीन से शिफ्ट हुए तो इस जमीन को सपा सरकार में आजम खान ने लीज पे लिया। लीज पे लेने के बाद नियमविरुद्ध तरीके से आजम खान ने शर्तों का उल्लंघन किया और शर्तों का उल्लंघन करने के बाद इस को जमीन पर आजम खान के जौहर ट्रस्ट ने रामपुर पब्लिक स्कूल संचालित किया। मैं आपको दिखा दूं, ये वही पब्लिक स्कूल जो आजम खान का जौहर ट्रस्ट है वो संचालित करता है और इसको जो संचालित करता है, जिसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना हनी ने की थी। उन्होंने शिकायत करी थी कि जिन शर्तों पर ये जो एक ज़मीन ली गई थी उन शर्तों का आजम खान ने उल्लंघन किया। उन्होंने अपने जौहर ट्रस्ट से रामपुर पब्लिक स्कूल संचालित किया और रामपुर पब्लिक स्कूल संचालित करने के बाद ही इसके बराबर में समाजवादी पार्टी का पार्टी कार्यालय दारुल अवाम जो था वो उन्होंने संचालित किया। तो ये सरकारी ज़मीन थी जिस पर नियमविरुद्ध तरीके से स्कूल चलाया गया और स्कूल चलाने के बाद ही साथ ही उसमें समाजवादी पार्टी का पार्टी कार्यालय जो था वो यहाँ संचालित किया। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना हनी ने इसकी शिकायत करी। शिकायत करने के बाद इसकी जांच हुई। रामपुर डीएम ने जांच कमेटी बैठाई। जांच कमेटी बैठने के बाद इसकी जांच में सही पाए जाने के बाद डीएम ने इस जमीन को वापस लेने के लिए सरकार को लिखा और आज योगी सरकार की कैबिनेट ने आजम खान की जौहर ट्रस्ट से 41,181 वर्ग फीट जमीन को वापस ले लिया है। पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन हो गया है, जिसे लेकर संविधान सदन के नाम की अब प्लेट भी यानी कि नई नेम प्लेट भी भवन पर लगा दी गई है। ये देखिए, ये वो संसद भवन है जिसने भारत में आज़ादी के संघर्ष से लेकर अभी तक के बदलते भारत को देखा। अब ये संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। इसे संग्रहालय के रूप में आगे तैयार किया जाएगा। संविधान सदन नई नेम प्लेट पुराने संसद भवन के सामने लग चुकी है। जहां एक तरफ पुलिस माफिया अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य से जुड़ी संपत्तियों की तलाश में जुटी है, तो वहीं उसका परिवार उन्हें बेचने की फिराक में है। पुलिस को मिले इनपुट के मुताबिक माफिया अतीक अहमद की अवैध संपत्ति बेचने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बाल संरक्षण गृह से रिहा हुए अतीक के बेटे एहजम के दोस्त जमीन का सौदा करने में जुटे हैं। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की नोएडा और कानपुर में करोड़ों की बेनामी संपत्ति है। अतीक अहमद के गैंग IAS 227
ने अवैध तरीके से कई शहरों में बेनामी संपत्तियां अर्जित की हैं। अब तक पुलिस और ईडी ने अतीक अशरफ के परिवार की 12,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को चिन्हित किया। एसटीएफ को जानकारी मिली है कि अतीक की फैमिली चोरी से जमीन बेचने की कोशिश में है, ताकि करोड़ों की इन बेशकीमती जमीनों को पुलिस कुर्क न कर सके, उससे पहले ही इसे बेच दिया जाए। और उसके भाई की हत्या हो चुकी है, लेकिन माफिया अतीक अहमद के गैंग IS 227 ने कई बेनामी संपत्तियां अर्जित की थी, जिसकी लगातार पुलिस और दूसरी एजेंसियां तलाश कर रही हैं। लेकिन अब STF को इस बात के इनपुट मिले हैं कि माफिया अतीक अहमद की जो बेनामी और अवैध संपत्तियां हैं उनको बेचे जाने की कोशिश की जा रही है। इसमें माफिया अतीक अहमद का 9 अक्टूबर को बाल संरक्षण गृह से रिहा हुआ अतीक अहमद का बेटा एज़म भी शामिल है। उसके दोस्तों की मदद से इन जमीनों को बेचे जाने की साजिश की जा रही है, ताकि इससे रुपए कमाए जा सके। इसको लेकर अब एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और लगातार इस मामले में जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। इसके साथ ही साथ हाल में ही माफिया अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली, जो कि नैनी सेंटर जेल में बंद है, उसके दोस्त आतिन जफर को भी जब पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था, तो उससे भी इस बात की जानकारी मिली थी कि कानपुर में कई प्रॉपर्टी डीलरों के वो संपर्क में था और कई जमीनों का वो सौदा करना चाहता था, लेकिन उसके पहले उसे जेल भेज दिया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।